बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस अध्याय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश भारत को लंबी विदेशी दास्ता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी क्रम में पार्ट फर्स्ट के वीडियो के तहत हमने 1870 से लेकर 1914 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया। हमने देखा कि 1870 के दशक में विभिन्न अंग्रेजी कानूनों के कारण, जिसमें हमने आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल को देखा कि किस तरह से इन कानूनों के कारण भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जाता है। इसी के साथ ही विभिन्न संगठनों की स्थापना होती है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जनता में राष्ट्रवाद की भावना दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। हमने देखा कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। इसके बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं में हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और चूंकि ब्रिटेन इस युद्ध में भाग लेता है और ब्रिटेन की ही सरकार भारत में थी, तो भारत पर भी इस युद्ध के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जनता का और ज़्यादा असंतोष बढ़ने लगता है और अब समाज के सभी वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती जाती है और ये जन राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेती है। अब आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 1914 के बाद की घटनाओं का, यानी 1915 के बाद की घटनाओं का, जब महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आगमन से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर, भारतीय आज़ादी के लिए जो ये संघर्ष चल रहा था, इस पर क्या परिणाम पड़ते हैं, क्या प्रभाव इस पर पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, महात्मा गांधी का आगमन। तो बच्चों, हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद विरोधी, ये नस्ल भेद समझाऊंगी मैं आपको, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद विरोधी अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद 1915 में 46 वर्ष की आयु में गांधी जी भारत लौटते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में एक मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी वकील थे, तो एक मुकदमा लड़ने के लिए वकालत के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव बहुत ही कटु रहे, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं ये कहानी गांधी जी के जीवन की, कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ काले और गोरे का जो नस्ल भेद होता था, तो नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है महात्मा गांधी को। होता क्या है कि वो दक्षिण अफ्रीका में जा रहे होते हैं, तो उनके पास रेलवे का प्रथम श्रेणी जो डब्बा है उसका टिकट होता है, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी उस वक्त अंग्रेजों का ही शासन था, तो जो गोरे अधिकारी हैं वो गांधी जी को तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। गांधी जी के द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि जब मेरे पास प्रथम श्रेणी की टिकट है तो मैं तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाकर क्यों बैठूं। तो इस पर उन जो गोरे अधिकारी हैं उनके द्वारा महात्मा गांधी जी से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और गांधी जी को जबरन धक्का दे दिया जाता है। तो गांधी जी क्या, अगर हम भी होते हैं तो हमें भी ये बात बहुत अंदर तक पीड़ा पहुंचाती। तो गांधी जी इस घटना से इतने ज़्यादा आहत हुए कि हालांकि वो ये मुकदमा लड़ने के लिए वकालत के सिलसिले में 1 साल के लिए ही गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर रुकने का फैसला किया और ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि मैं दक्षिण अफ्रीका में रुक करके ये जो नस्लीय भेदभाव हो रहा है, काले गोरे का भेदभाव जो हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। वो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1895 में। और जो वहाँ के भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, उन भारतीय समुदाय के लोगों को संगठित करने का कार्य किया, और जिससे कि जो नस्लीय भेदभाव वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष वो चला सके। और याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अहिंसात्मक नीति का प्रयोग किया था। आगे भी हम पढ़ेंगे, गांधी जी के 2 महत्वपूर्ण जो हम कहें नीति थी, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा कि मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, गांधी जी का ये सबसे बड़ा जो संघर्ष का हथियार था कि आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, है ना। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद विरोधी अहिंसक आंदोलन चलाया और सफल भी रहे उसमें। उसके बाद 1915 में ये भारत आए। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर उन्होंने इनको सलाह दी कि आप 1 साल लगभग पूरे भारत का भ्रमण करो। यहाँ भी क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ही शासन कर रही थी, तो 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देखो कि समाज के किस हिस्से में क्या समस्याएं हैं, कौन से क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि 1895 में नटाल कांग्रेस का गठन दक्षिण अफ्रीका कर चुके थे, भारत आ चुके थे।
तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को समझा, इनके हालातों को समझा। इसी दौरान कोई और बड़े आंदोलन करने से पूर्व गांधी जी ने क्या किया, भारत में भी सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1917 में कहाँ पर किया, चंपारण में, है ना। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे कि जो किसान थे उनसे जबरन खेती करवाई जाती थी, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। मैं आपको पहले के अध्याय में बता चुकी हूँ चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि किस तरह से ये जो नील की खेती करने वाले जो किसान होते थे उनको पूरा मेहनताना भी नहीं दिया जाता था उनकी उपज के बदले में। तो इन किसानों के हित में संघर्ष किया गांधी जी ने, और जो सत्याग्रह का भारत में, दक्षिण अफ्रीका में तो प्रयोग कर ही चुके थे सत्याग्रह का, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में सफल प्रयोग करने के बाद भारत में जो सत्याग्रह का सफलतम प्रयोग किया गया दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो वो किया गया 1917 में चंपारण में, ठीक है, यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में जो मिल मजदूर संघर्ष हो रहा था, तो उसमें जो मिल मजदूर थे उनका साथ लिया, उनका पक्ष लिया और इसका भी सफलतापूर्वक संचालन किया। इसी के साथ ही जो गुजरात का खेड़ा था वहाँ भी किसानों पर चूंकि अकाल भी पड़ रहे थे, लगान की मात्रा भी ज़्यादा थी, तो वहाँ किसानों के पक्ष में संघर्ष किया और लगान कम करने के लिए इन्होंने सफलतापूर्वक इस आंदोलन का संचालन किया। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो सत्याग्रह संचालित कर चुके थे भारत में, सबसे पहला भारत में गांधी जी का सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि उनके द्वारा 1917 में किया गया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल जो मजदूर थे उनके पक्ष में संघर्ष किया गया, और उसके बाद 1918 में ही गुजरात में के खेड़ा में इन्होंने सत्याग्रह किया किसानों के पक्ष में। तो इसी दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के संपर्क में भी आए, जैसे कि हम देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ये वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये राजेंद्र प्रसाद जी के संपर्क में आए। तो यानी उनके साथ इनका जुड़ा हुआ। तो बच्चों अभी हमने क्या समझा कि 1915 में गांधी जी आ जाते हैं, 1915 में गांधी जी आ जाते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और उसके बाद यहाँ सफलतापूर्वक सत्याग्रह का संचालन करते हैं। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह और 1918 में 2 अहमदाबाद और खेड़ा का सत्याग्रह। उसके बाद हम देखते हैं आगे की घटनाओं को कि इस दौरान भारत में और क्या चल रहा था। तो अंग्रेजी सरकार वैसे भी दमनात्मक कानून ही लाती थी जिससे कि भारतीयों को दबाया जा सके, भारतीयों को रौंदा जा सके, भारतीयों के मन में डर पैदा किया जा सके। तो ऐसा ही एक कानून लाया गया, रोलेट एक्ट। अब सबसे पहले रोलेट एक्ट को समझो कि रोलेट एक्ट क्या था। एक्ट मानी कानून, है ना। तो रोलेट एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे न अपील करने का अधिकार होगा कोर्ट में, न उसे वकील करने का अधिकार होगा, न उसे अपनी दलील देने का अधिकार होगा। क्यों किया गया है बच्चों ऐसा? क्योंकि जिससे भारतीयों के मन में डर पैदा हो सके। अभी हमने देखा ना, धीरे धीरे भारतीय संगठित हो रहे हैं, या हमने कुछ गांधी जी के जो सत्याग्रह के उदाहरण देखे, चंपारण खेड़ा के सत्याग्रह, जनता धीरे धीरे संगठित हो रही है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठन करके आंदोलन कर रही है। तो इससे ब्रिटिश हुकूमत में ये हो गया कि जनता को दबाना अभी जरूरी है। तो यदि जनता ऐसा कोई आंदोलन वगैरह करेगी तो ब्रिटिश सरकार बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को, कि ये शासन के में अविश्वास फैला रहे हैं या कोई भी आरोप लगा करके बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये था रोलेट एक्ट। तो जितने भी भारतीय नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया कि ये रोलेट कानून तो काला कानून है ना। तो महात्मा गांधी जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, है ना, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, जितनी भी कौम थे, जितने भी समुदाय थे भारत में, सभी ने इस रोलेट कानून का विरोध किया। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो नेता थे ना, उन्होंने कहा कि भाई ये तो शैतान की करतूत है और ये तो निरंकुशवादी है। मतलब निरंकुशवादी किसे कहेंगे? जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो, जो अपनी मनमानी चलाए, तो ये तो निरंकुशवादी कानून है। तो ऐसा कह करके इसकी आलोचना की गई, क्योंकि रोलेट कानून के द्वारा पुलिस को तो बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। यानी अब पुलिस है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, वो भी बिना कारण बताए, और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। तो इसका विरोध होना था स्वाभाविक था।
तो गांधी जी ने आह्वान किया जनता को कि भाई इसका विरोध किया जाए, अहिंसक तरीके से इसका विरोध किया जाए। तो हम देखते हैं जगह जगह पर आंदोलन हुए, जगह जगह पर हम देखते हैं रोलेट जो एक्ट था उसके विरोध में सभाएं संचालित की गई, यानी रोलेट कानून के विरोध में रोलेट सत्याग्रह का संचालन किया गया। तो रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जो मैंने बताया वो था महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। कहाँ पर? चंपारण में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला जो अखिल भारतीय संघर्ष था, पूरे अखिल भारतीय लेवल पे। तो हालांकि ये शहरों तक सीमित था, लेकिन फिर भी इसको अखिल भारतीय संघर्ष कहा गया है। किसको? रोलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह किया गया था, रोलेट सत्याग्रह को। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले जाते हैं इस रोलेट एक्ट के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में हड़तालें आयोजित की जाती हैं। और अंग्रेज सरकार हमेशा की तरह ही इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाती है। दमनकारी मतलब कि भीड़ को डराने का, दबकाने का, कैसे भी करके आंदोलन को कुचलने का रास्ता अपनाती है। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है। 13 अप्रैल 1919 को जनता इकट्ठी होती है पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और शांतिपूर्ण एक सभा चल रही होती है। उस दिन वैशाखी का दिन भी था, तो कई लोग वैसे भी घूमने आए थे और कई लोग रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे थे। अब अंग्रेजों को ये बहुत अच्छा मौका लगा जनता को दबाने का। तो उस वक्त जनरल डायर थे, है ना, पुलिस अधिकारी। तो उनके द्वारा ये पूरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग था, इसको घेर लिया गया। इसका जो मुख्य दरवाज़ा था इसको बंद कर दिया गया और अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। अब भीड़ थी, अब भीड़ पे गोलियां चली तो भीड़ इधर उधर भगने लग गई। तो कुछ लोग तो बीच में कुएं थे तो इसमें गिर गए और कुछ लोग गोलियों के तले मारे गए। तो बहुत सारा एक ये निर्मम हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना गया। और निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई। और इस हत्याकांड का पूरे देश भर में विरोध हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो इस हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी। अब ये नाइटहुड की उपाधि क्या थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश जो महारानी थी, साम्राज्य थी, तो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अच्छा कार्य करने पर, उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर या फिर समुदाय के लिए, समाज के लिए उसने कुछ अच्छा कार्य किया हो तो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये उपाधि प्राप्त थी, तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दी। और रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के प्रयास किए। तो हम देखते हैं कि हालांकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना होते के साथ ही मुस्लिम लीग ने पृथक से मुसलमानों के लिए निर्वाचन की मांग की थी, है ना, सांप्रदायिकता की बू आई थी कि भाई मुस्लिम अपना अलग मांग कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो रोलेट सत्याग्रह हो रहा है रोलेट कानून के विरोध में, तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ खड़े थे। और गांधी जी का भी ये मानना था कि भारत देश किसी एक कौम का नहीं है, सभी कौमों का है, इसलिए इसमें सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को ऐसे संघर्ष में भाग लेना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से रोलेट कानून, रोलेट एक्ट लाया गया, उसके विरोध में रोलेट सत्याग्रह हुआ। और रोलेट सत्याग्रह जब जनता कर रही थी तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गई जनरल डायर के द्वारा। यहाँ पे जलियांवाला बाग परिसर को बताया गया है जहाँ पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी 13 अप्रैल 1919 के दिन, और जनरल डायर ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां दाग दी थी। आज भी यहाँ गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही थी, लगातार दमनात्मक जो घटनाएं हो रही थी, उनके कारण भारतीय जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में बताया था। और यह विश्व युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट में थे गठबंधन देश जिनमें इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। दूसरे में थे केंद्रीय शक्तियां जिसमें शामिल था जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य और टर्की का साम्राज्य। एक बार हम मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये केंद्रीय शक्तियां बीचों बीच में हैं, ये पिंक कलर में आप देख पा रहे हैं, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, बुल्गारिया। तो ये थी केंद्रीय शक्तियां, ठीक है। और दूसरे गुट में शामिल थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यहाँ अमेरिका।
तो इस प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि केंद्रीय शक्तियां हार जाती है। अब जो जीते हुए राष्ट्र हैं ये केंद्रीय शक्तियों पर अपनी शर्तें थोपते हैं। तो ऐसे ही इनके द्वारा क्या किया जाता है, टर्की के विभाजन का प्रयास किया जाता है। और टर्की में किसका शासन था? टर्की में मुसलमानों का शासन था, खलीफा का शासन था। अब जो ये भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः से इस कार्य में भाग ले रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा जीतने वाले गुट में ब्रिटेन भी शामिल था और ब्रिटेन ही भारत पर शासन कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के इस कार्य का विरोध किया जाता है और इसके लिए खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, ठीक है, टर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ज़्यादा कठोर संधि थोप दी। इससे जो भारतीय मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए, बहुत ज़्यादा अंग्रेज सरकार से नाराज हो गए। वे चाहते थे कि जो पुराना जो ये ओटोमन साम्राज्य है इसके महत्व को बरकरार रखा जाए, इसको इस तरह से छत विछत नहीं किया जाए, इसको इस तरह से बंटवारा नहीं किया जाए, क्योंकि जो जीती हुई ताकतें थी, जीते हुए जो देश थे वो टर्की के साम्राज्य को बंटवारा कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि चूँकि जो खलीफा है वो मुसलमानों का धार्मिक गुरु भी कहलाता था, तो उनका ये मानना था कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थान हैं उन पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रहना चाहिए। तो इसी मांग के साथ इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। और ये जो खिलाफत आंदोलन है ये चलाया गया दो भाइयों के द्वारा, दो महत्वपूर्ण जो मुस्लिम नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान रखना है हमें, खिलाफत आंदोलन का संचालन, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। इस पर मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और इन दोनों के द्वारा अनुरोध किया गया महात्मा गांधी जी से कि क्यों ना हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, साथ ही जो ये टर्की के खलीफा के सम्मान को कम करने की जो साजिश की जा रही है, इन सब के खिलाफ क्यों ना संगठित होकर के एक आंदोलन चलाएं। ठीक है, तो गांधी जी भी इस प्रस्ताव से सहमति दिखाते हैं, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेज वैसे भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत चल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों, दोनों समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है ये जब दोनों के दोनों समुदाय संगठित होकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो गांधी जी इसके लिए कांग्रेस को बोलते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हमें चलाना चाहिए जहां पर दोनों कौमें, दोनों समुदाय मिलकर भाग ले सकें। तो ऐसे हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरोध में एक सर्वव्यापी आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया और ये आंदोलन था बच्चों असहयोग आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। कब चलाया गया? 1920 में। तो 1921-22 के दौरान इस जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया, चूँकि इसमें खिलाफत आंदोलन को भी मिला दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असहयोग, ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने की बात कही गई कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो जो विदेशी अर्थव्यवस्था है, जो ब्रिटेन को जो लाभ हो रहा है, आर्थिक लाभ, वो रुकेगा, और स्वदेशी कपड़े पहनेंगे तो यहाँ के उद्योग धंधों को फायदा होगा। तो विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, स्वदेशी वस्त्र पहने जाएंगे, स्वदेशी जो लघु उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का खाका तैयार किया गया असहयोग आंदोलन के लिए। और हम देखते हैं कि जनता जो कि जिसकी नाक में दम आ चुका था, हम कहें अंग्रेज सरकार के जो ये गलत कानून थे, इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने देखा, तो जनता दुखी हो चुकी थी। तो जनता बढ़ चढ़ के असहयोग आंदोलन में भाग लेती है और 1921-22 के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी जो स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए और असहयोग आंदोलन के दौरान। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी व आसफ अली जैसे बहुत सारे वकील थे, चूँकि अदालतों का भी बहिष्कार किया गया था, तो इन वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां थी वो वापस लौटा दी गई, जैसे कि हमने देखा था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस तरह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां थी वो वापस लौटा दी गई। कानून निर्मात्री जो संस्था थी, यानी जो विधानमंडल है, उनका भी बहिष्कार किया गया। देखो किस किस का बहिष्कार हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है, अदालतों का बहिष्कार हो रहा है, इसके अलावा विधानमंडलों का बहिष्कार हो रहा है, और जो सरकारी जो स्कूल कॉलेज है उनका भी बहिष्कार हो रहा है। यानी सरकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जाएगा। जगह जगह पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिससे कि विदेशी कपड़ों का जो आयात हमारे देश में हो रहा था उसमें बहुत भारी गिरावट हुई।
और हम देखते हैं कि ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में इतना फैल गया कि स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस आंदोलन के अर्थ निकाल लिए। समझे इसको, जैसे कि किसान थे, किसानों को कहीं पर लगान की समस्या थी, तो उन्होंने भी ऐसा योग आंदोलन का ये मतलब निकाला कि अब हम लगान नहीं देंगे। तो जैसे कि आदिवासी समुदाय थे, वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे वन कानून लाद दिए गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि हम वन कानूनों को नहीं मानेंगे, इनका उल्लंघन करेंगे और हम जंगल में जाएंगे। तो इस तरह से जो समाज का अलग अलग जो तबका था, देश के विभिन्न विभिन्न जो भाग थे, उसमें असहयोग आंदोलन ने अलग अलग रूप धारण कर लिया। जैसे कि हम देखते हैं लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया, जिसमें हम देखते हैं कि गुजरात की खेड़ा में जो पाटीदार किसान थे, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो उनके ऊपर भारी लगान थोप दिया गया था, जो भारी कर लगा दिया गया था उनकी कृषि के ऊपर, तो उसके खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की पहली शर्त ये ही थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन स्थगित भी गांधी तभी करते हैं जबकि इस आंदोलन में हिंसा हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में चल रहा है। जिस तरह से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में हम देखें तो वहाँ पर शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो आदिवासी थे और गरीब किसान थे, वो बहुत सारे उन्होंने लोगों ने वन सत्याग्रह किए और इन्होंने बिना चुराई, जो चराई शुल्क होता था, ये चुराई नहीं है चराई है, तो बिना चराई शुल्क अदा किए। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आदिवासी समुदाय के जीवन का जब हम अध्ययन कर रहे थे कि उनको अपने पशुओं को चराने के लिए चराई शुल्क अदा करना पड़ता था, तो अब उन्होंने बिना चराई शुल्क अदा किए ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ना शुरू किया। और बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन लोगों को अभी ये विश्वास हो गया कि गांधी राज आने वाला है। तो बहुत ही बड़े लेवल पर यह आंदोलन फैलता चला गया और लोगों का ये अटूट विश्वास हो गया कि बस अब गांधी राज स्थापित होने वाला है और उनके सभी दुखों का, सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो सिंध का क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र चूंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत के क्षेत्र में ही शामिल था, तो जो वर्तमान पाकिस्तान है, सिंध का क्षेत्र, वहाँ पर भी जो मुस्लिम व्यापारी थे और किसान थे, इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। इसी तरह से बंगाल में भी खिलाफत असहयोग का जो ये गठबंधन हुआ था, हमने देखा ना कि किस तरह से जो खिलाफत के नेता थे और कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने मिलकर के ये आंदोलन चलाया। तो खिलाफत और असहयोग के गठबंधन ने वहाँ पर सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। सांप्रदायिक एकता किसे कहते हैं कि जब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर रहें। तो इस आंदोलन ने, जो ये दो आंदोलनों का गठबंधन हुआ, खिलाफत का और असहयोग, ये दोनों मिले, तो वहाँ पर सांप्रदायिक एकता का जन्म हुआ और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। भाई, राष्ट्रीय आंदोलन को तो ताकत मिलेगी ना जब देश के सभी तबके साथ मिलकर के लड़े किसी विदेशी हुकूमत के खिलाफ, तो राष्ट्रीय आंदोलन को तो गति मिलेगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि पंजाब में जो गुरुद्वारे में जो भ्रष्ट जो महंत जमे बैठे थे अंग्रेज सरकार की सहायता से, जैसे कि मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे ही गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत जमे बैठे थे उनको हटाया गया। उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन के जो चल रहा था, तो सारी जनता अपने अपने हिसाब से जो अपनी स्थानीय ज़रूरतें थी उसके हिसाब से इस आंदोलन में भाग ले रही थी। इसी तरह से असम में गांधी महाराज की जय के नारों के साथ ही जो चाय बागान मजदूर थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग की और जो अंग्रेजी बागान मालिक थे उनके यहाँ तो नौकरी ही छोड़ दी। ठीक है। इसी तरह से जो असमिया वैष्णव गीत हैं उनमें कृष्ण की जगह गांधी राज का यशोगान किया जाने लग गया। यानी गांधी जी ने एक जो कहते हैं ना कि राष्ट्रपिता वाली छवि धारण कर ली और लोगों ने ये विश्वास जताया कि बस गांधी राज आने वाला है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सब घटनाएं हम किसके तहत पढ़ रहे हैं? असहयोग आंदोलन के तहत पढ़ रहे हैं। तो अब गांधी जी क्या बन जाते हैं? गांधी जी जनता के महात्मा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी को एक मसीहा माना गया। सारी जनता परेशान थी, लोगों को लगा कि अब उनके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। किसान हैं वो सोच रहे लगान से मुक्ति मिल जाएगी। आदिवासी जो जंगल में रहने वाले समुदाय हैं वो सोच रहे हैं कि हमें इन भारी जो ये वन कानून है, कठोर वन कानून है, इनसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हर एक वर्ग को लगता था कि गांधी जी उनकी मदद करेंगे। लेकिन गांधी जी तो वैसे भी वर्गीय एकता में विश्वास करते थे। वो तो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते ही नहीं थे, वो तो सभी वर्गों की एकता में विश्वास करते थे। लेकिन किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, जबकि जो खेतीहर मजदूर थे उनको लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे।
तो कई लोगों ने तो क्या किया, जो समुदाय थे उन्होंने अपनी खुद की उपलब्धियों का श्रेय भी गांधी जी को देना शुरू कर दिया। जैसे हम देखते हैं जो संयुक्त प्रांत था उस वक्त, वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो संयुक्त प्रांत में जो स्थित प्रतापगढ़ के किसान थे उन्होंने पट्टेदारों की जो गैर कानूनी बेदखली थी उसको रुकवाने में जब सफलता प्राप्त की, तो उन्होंने इसका श्रेय भी किसको दे दिया, गांधी जी को दे दिया। मतलब जनता के बीच में गांधी जी महात्मा बन गए थे, गांधी जी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। जनता स्वस्फूर्त, जो हम कहें ना कि एक नई ताकत मिली थी गांधी जी के आगमन से भारतीय जनता को, और राष्ट्रीय आंदोलन ने एक गति पकड़ ली थी। हम देख रहे हैं कि पंजाब के क्षेत्र में अलग से संघर्ष हो रहा है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हो रहा है ना, जनता अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रही है, और जो सफलता मिल रही है उसका श्रेय भी किसको दिया जा रहा है, गांधी जी को दिया जा रहा है। और तो और गांधी जी की जो छवि दैवीय व्यक्तित्व के रूप में चित्रित की गई कि उनके पास कुछ असीम शक्तियां हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्रकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है उस समय जनता की भावना को, कि क्या भावनाएं थी उनकी महात्मा गांधी जी के प्रति। ये देखिए इस तस्वीर में वह कृष्ण भगवान के सारथी बने हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने इसी तरह से उस वक्त जो राष्ट्रवादी नेता थे, भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनका मार्गदर्शन किया। राष्ट्रवाद हम पढ़ चुके हैं, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो ऐसे नेता जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते थे, भक्ति की भावना रखते थे, तो वो सारे राष्ट्रवादी नेता हो गए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि किस तरह से 1920 में असहयोग आंदोलन संचालित हो रहा है। उससे पहले खिलाफत आंदोलन हो चुका था, टर्की के खलीफा के सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, और बाद में फिर खिलाफत और असहयोग दोनों ही मिला करके चलाए गए, और हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों ने साथ साथ संघर्ष किया। अब हम देखते हैं आगे की घटनाओं को। तो मैंने जैसा कि बताया, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे कि मन वचन कर्म से हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य को अहिंसात्मक तरीके से प्राप्त करना चाहिए। तो गांधी जी हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। और हुआ क्या कि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्रांत है, तो वहाँ पर वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है संयुक्त प्रांत, तो वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था किसानों का, तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इससे जो उत्तेजित भीड़ थी उसके द्वारा पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। कौन से स्थान पे, चौरी चौरा नामक स्थान पे। तो जब किसानों की एक भीड़ जो कि शांतिपूर्ण अपना जुलूस निकाल रही है उस पर हमला किया जाता है, तो किसानों की उग्र भीड़ के द्वारा जो पुलिस चौकी थी, चौरी चौरा पुलिस चौकी, उस पर हमला कर दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अब हिंसा हो गई ना, गांधी जी को यही नहीं चाहिए था कि मार धाड़ हो, हिंसा हो, कि हमें हमारा लक्ष्य अहिंसात्मक तरीके से प्राप्त करना है। तो गांधी जी यहीं पर ये जो चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, इस चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को बीच में ही वापस लेने का फैसला करते हैं, और गांधी जी के इस फैसले का कांग्रेस के कई नेता विरोध करते हैं, क्योंकि सभी नेताओं का ये विश्वास था कि जिस तरह से जनता भाग ले रही है तो एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन बीच में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने कोई समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ कि नहीं, हिंसा हो गई है, यहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया है, पुलिस चौकी को फूंक दिया गया है और इतने पुलिसकर्मी मारे गए हैं, हिंसा हो गई है, अब ये आंदोलन मैं आगे नहीं चलाऊंगा, इस आंदोलन को स्थगित करता हूँ। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, तो ये याद रखना है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और फिर चौरी चौरा कांड जब हो गया 1922 में इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे, गांधी जी के जो गांधीवादी, जो गांधी के विचारों में आस्था रखते थे, उन कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव जाकर के रचनात्मक कार्य करने शुरू किए। रचनात्मक कार्य जैसे कि अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा थी, मतलब छुआछूत उस वक्त बहुत ज़्यादा था, स्वर्ण जाति का, निम्न जाति का हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर के छुआछूत को कम करने का, जो मद्यपान, शराब बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रचलित थी, तो शराबबंदी के कार्य किए। इसके अलावा लोगों को स्वरोजगार दिलाने के प्रयास किए, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए, खादी पहनने को प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह के कई रचनात्मक कार्य किए, जिससे कि जनता में उनका जो जनाधार है, जनता के साथ उनका जुड़ाव बढ़ता चला गया। अब जो गांधीवादी कार्यकर्ता हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं, तो इसका फायदा मिलेगा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आ रही है ना बात समझ में? ये हम ईयर वाइज ईयर, यानी
साल दर साल देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आ रहे हैं जो कि इन घटनाओं में भूमिका निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे असहयोग है कि गांधी जी के जो अनुयायी हैं वो अब असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांव-गांव में जाकर के रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जनाधार बढ़ रहा है, जनता उनके साथ जुटने लग गई और यह जनाधार 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए काफ़ी उपयोगी रहा। इसी वीडियो में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी। पहले देखते हैं कि हमने देखा कि कांग्रेस के कई नेता गांधी जी के विचारों से सहमति नहीं रखते थे कि आपने भाई बीच में जब ये आंदोलन इतना तेजी से जा रहा था, इसके रिजल्ट आने ही वाले थे, परिणाम अच्छे निकलते, तो आपने बीच में क्यों बंद कर दिया। तो उन नेताओं में असहमति रखने वाले नेताओं में मुख्यतः थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने ये कहा कि अब तक तो हम विधान परिषदों का बहिष्कार कर रहे थे। हमने देखा ना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कि जो विधान परिषद थी, कानून बनाने वाली संस्था थी, उनका बहिष्कार किया गया था। लेकिन अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल जी नेहरू ये प्रस्ताव रखते हैं कि अब हम विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेंगे और अभी तक हम बाहर से सरकार का विरोध कर रहे थे, अब हम चुन करके जाएंगे और सरकार के अंदर बैठ करके सरकार के गलत कानून और गलत नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जैसे कि उस वक्त हमने देखा था, दो धड़े हो गए थे, नरम दल और गरम दल, आमूल परिवर्तनवादी और मध्यम मार्गी। ठीक इसी तरह से कांग्रेस में अभी क्या है, मतभेद हो जाता है विचारों में, जिसमें हम देखते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हैं वो तो मना करते हैं कि नहीं नहीं विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना है ना। और ये जो चित्तरंजन दास जी हैं, मोतीलाल नेहरू जी, ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें भाग लेना है। तो इनको परिवर्तनवादी नेता भी कहा जाता है। अपनी बुक में नहीं लिख रहा है, लिख रखी है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी कहानी को समझने के लिए, कहानी को बढ़ाने के लिए। तो ये चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल जी नेहरू हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अलग से एक पार्टी गठित कर लेते हैं, स्वराज्य पार्टी। ठीक है, तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने परिषद चुनाव में भाग लेने और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की बात कही और इनके द्वारा 1923 में अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने चुनाव में भाग लिया और चुनाव में सफलता भी प्राप्त की थी। फिर कुछ समय बाद जब चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये पार्टी समाप्त हो जाती है। उस बाद हम देखते हैं कि अभी तक तो क्या था, कांग्रेस थी, कांग्रेस ही अपना एक विचार लेकर चल रही थी, एजेंडा लेकर चल रही थी कि हमें इस तरह से औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। औपनिवेशिक स्वराज्य का लक्ष्य था। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब होता है कि हमें तो बस अंदर के मामलों में आज़ादी दे दो, बाहर से ब्रिटिश सरकार अपनी हुकूमत हमारे ऊपर बनाए रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे अंदर के मामले में निर्णय लेने की आज़ादी दे दो। उसे कहते हैं औपनिवेशिक स्वराज्य। ठीक है, कि जो विदेशी हुकूमत के अंदर रहते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो अभी तक तो कांग्रेस अपना एजेंडा लेकर चल रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय बाद ही मुस्लिम लीग स्थापित हो गई थी और उसके बाद स्वराज्य पार्टी भी स्थापित हुई। उसके अलावा भी कई दल बनने लग गए थे जो कि अपनी अलग अलग विचारधारा लेकर आए थे, जिनमें हम देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी और 1925 में ही हिंदुओं का जो संगठन था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो कि आज भी है RSS, तो उसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण घटना थी। और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसका जो एजेंडा था कि जो बहुसंख्यक हिंदूवादी हैं उनकी परंपराओं का रक्षा करना, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापित हुई, इसका लक्ष्य था कि जिस तरह से सोवियत संघ में क्रांति हुई है उसी तरह से किसानों मजदूरों को साथ में लेकर के क्रांति करना। तो ये अब अलग अलग विचार, मतलब इनके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि अब जो भारतीय राजनीति है उसमें अलग अलग विचार गुटों का उदय हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि अब क्रांतिकारी भी आ गए थे, क्रांतिकारी कि बस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान भी दे देंगे और किसी भी तरह से देश की आज़ादी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखिए चित्तरंजन दास जी को बता रखा है और यहाँ पे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग दिखा रखा है और ये है हमारा RSS। ठीक है, तो आगे की घटनाओं की बात करते हैं कि जब भारत में असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए जो ब्रिटेन से एक दल आया यहाँ पर, जिसे कि साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, और इसमें 7 ब्रिटिश सांसद भेजे। लेकिन ये जो साइमन कमीशन भारत आया, इसकी समस्या ये थी कि आप भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस दल में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, तो कैसे करके भारतीय स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए साइमन कमीशन का भारत आने पर बहुत तीव्र विरोध होता है। ये देखिए 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए लॉर्ड साइमन की अगुवाई में 7 सदस्यीय आयोग भेजा। याद रखना है कितने सदस्य थे इस आयोग में, 7 सदस्य थे। 7 ब्रिटेन के सांसद थे जो कि लंदन से आए थे भारत की राजनीति की जो स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए।
तो यहाँ पर इनको भेजा, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका जगह जगह पर विरोध हुआ। ये आप देख सकते हैं साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ किस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। और हम देखते हैं कि इसी तरह का जो विरोध किया जा रहा था साइमन गो बैक वाला, तो उसी में ही जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी भी हत्या हो जाती है, लाठीचार्ज होता है और उनकी लाठी लगती है लाला लाजपत राय जी की, साइमन के विरोध, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, और वो मारे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से क्रांतिकारी उनकी मृत्यु का बदला लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अब तक जो कांग्रेस है वो अपना लक्ष्य लेकर चल रही थी। जो पुराने नेता थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी हमने देखे, चित्तरंजन दास जी, या जो भी नेता थे, वो लोग अब लक्ष्य लेकर चल रहे थे औपनिवेशिक स्वराज्य का, कि हमें तो अंदर अंदर के मामलों में आज़ादी दे दो, वैसे ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट जो थी, मोतीलाल नेहरू हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नेहरू रिपोर्ट में भी औपनिवेशिक स्वराज्य का ही उन्होंने रखा था प्रस्ताव, लेकिन अंग्रेज सरकार ने नहीं माना था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब नए नेता हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह, जो नए सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये जो नए नेता है अब ये बोलते हैं कि हमें कोई नहीं आंशिक स्वायत्तता चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अभी तक क्या मांग करते थे, औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, कि कोई भी बात नहीं कि अंग्रेज सरकार बनी हुई है, हमें अंदर के मामलों में आज़ादी दे दो। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके लिए प्रस्ताव पारित होता है दिसंबर 1929 में। हमने देखा कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, तो दिसंबर 1929 में ऐसा ही एक अधिवेशन होता है लाहौर में, और लाहौर में कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करती है कि हाँ भाई हमें तो पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करती है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो याद रखना है कब, दिसंबर 1929 में। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्या होता है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। इसी तिथि के महत्व को देखते हुए हम देखते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया गया, इस तिथि के ऐतिहासिक महत्व के कारण। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख ही लिया है कि किस तरह से जो पूर्ण स्वाधीनता या हम कहें पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य था वो पारित कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग आ रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई थी, आरएसएस की स्थापना हुई थी, है ना। इसी के साथ ही हमने क्या देखा था कि साम्यवादी दल भी स्थापित हो गया था। तो अभी जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे ही क्रांतिकारी हैं, ये भी भारतीय राजनीति में आ चुके होते हैं, जो कि किसी भी कीमत पे, अपने प्राणों की कीमत पर भी आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व सुखदेव जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए मजदूरों व किसानों की क्रांति चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1928 में इन क्रांतिकारियों ने एक संस्था स्थापित की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन सी संस्था स्थापित की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो HSRA नाम की एक संस्था स्थापित की गई 1928 में इन क्रांतिकारियों के द्वारा। और दिसंबर 1928 में हम देखते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु के साथ मिलकर के लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर देते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें मारे जाते हैं, तो उनकी हत्या का बदला लिया जाता है। जो पुलिस अधिकारी है सैंडर्स, उसकी हत्या करके किसके द्वारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु के द्वारा। ये सभी क्रांतिकारी थे। इसी तरह से भगत सिंह हैं, वो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते हैं। और बम इसलिए फेंकते हैं कि वो जो हमने देखा कि बहरी जो सरकार है, ये सरकार बहरी हो रखी है, और इसको सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है कि सरकार जो अत्याचार कर रही है, तो विदेशी जो सरकार है उसको जगाना, उसके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण से उसको अवगत कराने के लिए हमने ऐसा किया है। हम आगे चल करके देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों को, इनकी इन गतिविधियों के कारण 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। किस किस को लटकाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को कब लटकाया जाता है, 23 मार्च 1931 को।
उसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से जो नेहरू रिपोर्ट है जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर दिया जाता है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य भी पारित कर दिया जाता है। और अब जो गांधी जी हैं, गांधी जी लॉर्ड इरविन के समक्ष ये मांग रखते हैं, जो कि उस समय के वायसराय हैं, 11 सूत्री मांग रखते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि आप ये मांग मान लोगे तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे द्वारा आंदोलन का संचालन किया जाएगा। तो वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 11 जो मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग थी कि नमक पर जो कर लगा हुआ है, नमक चूंकि आम आदमी के भोजन का हिस्सा है, तो आप उस पर कैसे कर लगा सकते हो, क्योंकि कई जो जातियां थी जो कि नमक के ऊपर ही निर्भर करती थी अपनी रोजी रोटी के लिए, यानी नमक बनाकर ही कमाया करती थी। तो उन्होंने नमक पर जो कर लगाया गया था उसको हटाने की मांग की। इसके अलावा जो विदेशी वस्त्रों का जो आयात हो रहा था उस पर रोक लगाने की मांग की, शराबबंदी की मांग की। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जो मांगे की गई, जो सेना पर खर्च हो रहा था उस खर्च पर कटौती की मांग की। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतारू थी, उसके द्वारा भारतीयों की हर मांग को अनसुना कर दिया गया था। हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में उपनिवेशिक जो स्वराज्य की मांग की गई थी। तो गांधी जी ने देखा कि अभी परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं, सांप्रदायिक रूप से भी अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, और इसी के साथ ही जो आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक मंदी के कारण भी कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि अब एक आंदोलन होना जरूरी था। तो हम देखते हैं कि मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर दूर, साबरमती में उनका आश्रम था, तो अपने 78 अनुयायियों को साथ लिया और साबरमती आश्रम से लगभग 240 किलोमीटर दूर डांडी का जो तट था, ठीक है, तो डांडी के लिए पदयात्रा की और डांडी तट पर इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, नमक क्यों बनाया? क्योंकि ब्रिटिश जो कानून है उसको तोड़ना है ना, सविनय अवज्ञा, यानी विनयपूर्ण तरीके से आज्ञा का पालन न करना। तो इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी तट पर जो नमक बिखरा हुआ था, ये देखिए इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो बिखरा हुआ नमक था उसको इकट्ठा किया और ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया, उसकी अवहेलना कर दी, और इसी के साथ ही इन्होंने वहाँ पर नमक भी बनाया। तो उस समय हम देखते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि नमक के उत्पादन करने पर, नमक की बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, और गांधी जी और जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे उनका ये मानना था कि नमक तो हमारे भोजन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और नमक पर कैसे टैक्स वसूला जा सकता है? नमक पर टैक्स वसूलना एक तरह से पाप है। इसलिए नमक सत्याग्रह में लोगों ने एकजुट होकर भाग लिया, क्योंकि अमीर गरीब सभी के भोजन का हिस्सा होता है महत्वपूर्ण नमक। और जो ये नमक सत्याग्रह था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, इसमें हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने भाग लिया, और इसमें भी लगभग वही कार्यक्रम थे जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान थे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, सरकारी जो भी कानून निर्मात्री संस्थाएं थी उन सब का बहिष्कार करना। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारी किताब में कर्नाटक की अंबाबाई का उदाहरण दे रखा है कि किस तरह से अंबाबाई बहुत ही कम आयु में उनका बाल विवाह हो गया था और कुछ ही समय बाद विधवा हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और जनता, जो महिलाएं थी, उनको जागरूक किया प्रभात फेरियों के माध्यम से, और हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि सरोजनी नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि गांधी जी पहले शामिल नहीं कर रहे थे दांडी मार्च में महिलाओं को जो आंदोलनों में, तो सरोजनी नायडू ने कह करके महिलाओं को इसमें शामिल करवाया, और सरोजनी नायडू का बहुत ही मुख्यता से नाम लिया जाता है। 1925 में ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी। यहाँ पे जो ये चित्र बताया गया है महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी का, ये पेरिस का चित्र है 1931 का। तो सरोजनी नायडू जी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो भारतीय जनता ने मिलजुल कर जो ये संघर्ष किया, ये संघर्ष व्यर्थ ही नहीं गया, क्योंकि भारतीय जनता के साझा संघर्ष के सामने झुकते हुए आखिरकार अंग्रेज सरकार को एक एक्ट लाना पड़ा 1935 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि भारतीय जो संविधान लिखा गया आज़ादी के बाद, तो उस संविधान में 1935 के एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया गया। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इस एक्ट में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई, और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करने के साथ ही इसमें केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च न्यायपालिका के संबंध में भी प्रावधान किए गए। 1935 के एक्ट के प्रावधान के अनुरूप 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, और 11 प्रांतों में, 11 प्रांत थे उस वक्त, क्योंकि हम देखते हैं कि उस वक्त जो भारत प्रांतों और देसी रियासतों में बटा हुआ था। देसी रियासतों में राजाओं नवाबों का शासन था। हम हमारे अगले चैप्टर में देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद ये समस्या उत्पन्न होती है कि ये जो रियासतें थी, जो कि 500 से ज़्यादा थी, कैसे इनका एकीकरण किया जाए, ब्रिटिश प्रांत और जो रियासतें थी कैसे उनको एक करके भारत बनाया जाए, है ना, भारत का एकीकरण किया जाए।
तो 1937 में जो प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव हुए उनमें से 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 6 में उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और 2 में उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई। हमारी बुक में 7 दे रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि 11 में से जो 8 हैं, 6 में स्पष्ट बहुमत और 2 में मिलकर के, तो 8 में कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ पे मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त नहीं हुई, यहाँ तक कि जो क्षेत्र उनके लिए आरक्षित थे, है ना, उनके समुदाय के लिए आरक्षित थे, उनमें भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और हम देखते हैं कि ये भी एक बड़ा कारण बनता है दोनों समुदायों में द्वेष का, क्योंकि जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम नेता में ये भावना घर कर जाती है इन चुनावों के बाद में कि हम तो अल्पसंख्या में हैं और हम कभी भी नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं आ पाएंगे। जब भारत आज़ाद होगा तो नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम तो रह जाएंगे। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके मन में ये बात बहुत घर कर जाती है और ये जो मुस्लिम नेता हैं ये इनकी महत्वाकांक्षा जागती है कि अब हमें अलग से ही हमारी जो समुदाय है, समुदाय के आधार पर हमारा अलग से हमें देश बनवाना है। तो हम आगे जब अगला वीडियो देखेंगे कि किस तरह से भारत का विभाजन होता है तो उसमें ये जो वाक्य भी आएगा कि किस तरह से 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग असफल हो जाती है और यहाँ से जो उनके नेता हैं, उनके नेता के मन में ये भावना घर कर जाती है कि कैसे भी करके अब हमें हमारा अलग से प्रांत बनवाना है, अलग से राज्य देश बनवाना है। फिर हम देखते हैं कि 1937 में जो ये सरकारें बनी, ये सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था ठीक वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि हमने देखी 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया बच्चों 1939 से 1945 के मध्य। दोनों ही विश्व युद्ध के अलग अलग कारण थे और हम ये विश्व युद्ध इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत पर उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी और जो ब्रिटेन है उसने दोनों ही युद्धों में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटेन जीता तो टर्की के ऊपर उसने संधियां शर्तें लगाई, टर्की को विभाजन करने का प्रयास किया, तो भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को जबरन भर्ती करके, भारतीय जो जनता थी उसको जबरन सैनिक के रूप में भर्ती करके युद्ध मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा गया था, तो वो जुड़ा हुआ है भारत के साथ। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है जब जर्मनी के द्वारा, जर्मनी में हिटलर का शासन था। हम आगे क्लास 9th में पढ़ेंगे कि कैसे क्या था हिटलर का शासन, है ना, जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है सितंबर 1939 में और इसी के साथ ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ जापान, जर्मनी और इटली धुरी राष्ट्र होते हैं, दूसरी तरफ ये मित्र राष्ट्र होते हैं जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, अमेरिका वगैरह है। तो इन दोनों गुटों के मध्य जब युद्ध शुरू होता है, चूंकि जो हिटलर है उसने मानवता के विरुद्ध बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए जो भारतीय नेता थे वो इस पक्ष में थे कि हालांकि उस वक्त ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, हमारे भारतीय नेताओं के पास बहुत अच्छा मौका था कि हम ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकते, लेकिन हमने वहाँ पे मानवता के सिद्धांत पर चलते हुए ये फैसला किया हमारे नेताओं ने कि हम ब्रिटिश सरकार का साथ देंगे इस युद्ध में। लेकिन हमारे नेताओं ने ये शर्त रखी कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा आप भारत को आज़ाद कर दोगे। लेकिन उस वक्त जो वायसराय थे उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और लॉर्ड लिन लिथगो थे उस वक्त, तो उन्होंने भारत के नेताओं से असहमति होते हुए भी भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी और इसके विरोध में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। तो हम देखते हैं कि 1937 में जो प्रांतीय विधायिका में कांग्रेस की सरकार बनी, उन सरकारों ने 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उसमें कुछ मुद्दे मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो कुछ मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार से बहस हुई और फिर इन प्रांतीय सरकारों ने अक्टूबर 1939 में, सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ा, तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। और हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग को 1937 के इन चुनाव में सफलता नहीं मिली थी और मुस्लिम लीग अभी तक क्या आरोप लगाती रही थी कि इन प्रांतों में मुस्लिम कौम के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ कि ब्रिटेन सरकार का तो योगदान रहा ही रहा दोनों समुदाय में फूट डालने में, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। उनको लगता था कि ये दोनों कौमें संगठित हो जाएंगी तो ब्रिटेन सरकार यहाँ ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी, इसलिए उनकी हमेशा से नीति रही, हमने देखा बंग भंग को देखा है ना, हमेशा से नीति रही थी दोनों समुदायों को आपस में लड़ाने की। लेकिन जो एक मेन कारण और था दोनों समुदाय में मतभेद होने का, वो था मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो नेता थे ना उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि अब हमें भी मुख्य धारा में आना है, हमें भी नेतृत्वकारी भूमिका चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने कौम में ये बात फैलाना शुरू किया कि अपन तो अल्पसंख्यक हैं और इसलिए अपने को अलग क्षेत्र चाहिए, अलग प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर भी आरोप लगाया कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे मुस्लिम समुदायों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे इसलिए जैसे ही कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा के खिलाफ, तो वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई और इसने मुक्ति दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया, इसे मनाया।
तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में देखा हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन हुए और इन राष्ट्रीय आंदोलनों ने हमारे जो ये स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, आज़ादी की दिशा में जो हमारा कदम चल रहा था, उसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।